आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। हेलो, अरे क्या कर रहे हैं? काहे नौटंकी कर रहे हैं? एक बार में जो करना है कीजिए। लास्ट टॉपिक है भारत का वायसराय। इसमें लास्ट टॉपिक है आपको भारत का वायसराय। तो आज के सेशन में हम लोगों को भारत के वायसराय के विषय में पढ़ना है। आज के सेशन में हम लोगों को भारत के वायसराय के विषय में पढ़ना है। तो जो वायसराय का पद है, वायसराय का पद है, वायसराय के पद की अगर हम लोग बात करें, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय, यह जो पद है, यह पद 1858 से 1947 तक, 1858 से 1947 तक यह पद अस्तित्व में रहा है। इस पद पर लॉर्ड कैनिंग से लॉर्ड माउंटबेटन तक आसीन हुए, अर्थात बैठे। तो लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक जो भारत के वायसराय के पद पर आसीन हुए हैं, उन्हीं सब के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। तो आप याद कीजिए, हम आपको भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाए हैं और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 के विद्रोह से 1947 तक की घटनाओं को पढ़ाए हैं। इन अवधि के दौरान तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हुई है, जैसे कांग्रेस की स्थापना का होना, स्वदेशी आंदोलन का होना, बंगाल विभाजन का होना, दिल्ली दरबार का आयोजित होना, प्रथम विश्व युद्ध का होना, द्वितीय विश्व युद्ध का होना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का होना, असहयोग आंदोलन का होना, भारत छोड़ो आंदोलन का होना। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो अलग अलग वायसराय के शासनकाल के समय घटित हुई है। ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो अलग अलग वायसराय के शासनकाल के दौरान घटित हुई है। तो कौन सी घटनाएं किस वायसराय के शासनकाल के दौरान घटित हुई है, इस चीज को हमें जानना है। हम लोग बंगाल विभाजन को पढ़ चुके हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सब चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब यहां पर बस इस बात को जानना है कि कौन सा आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ, किस वायसराय के शासनकाल में हुआ। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोगों को जानना है। तो अब कैनिंग से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक जितने भी वायसराय बने हैं, सभी का टाइम पीरियड, सभी का कालखंड यहां पर हम आपको, तो आइए देखते हैं। आप सब लोग जानते हैं भारत का जो प्रथम वायसराय है, भारत का प्रथम वायसराय है आपको लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग के बाद अगले बने हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। और लॉर्ड एल्गिन प्रथम का कार्यकाल है 1863 से 1864, 1862 से 63, सॉरी 62 से 63। हाँ ठीक है, लिख सकते, कोई बात नहीं है, ठीक है। 1862 से 64, 1862 से 64। फिर आपको एल्गिन प्रथम के बाद लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड जॉन लॉरेंस का जो कार्यकाल है
वह है आपको 1864 से 1869, 1864 से 69। और लॉर्ड जॉन लॉरेंस के बाद जो है आगे है आपको लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो का कालखंड है 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो के बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। और जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक है इनका कार्यकाल है 1872 से 1876। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल है 1876 से 1880। लॉर्ड लीटन के बाद जो अगले हैं उनका कार्यकाल है आपको लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन के बाद आगे है आपको लॉर्ड डफरीन, लॉर्ड डफरीन। और लॉर्ड डफरीन का कार्यकाल है 1884 से 1888। डफरीन के बाद आगे है लॉर्ड लेंसडाउन, लॉर्ड लेंसडाउन। और जो लॉर्ड लेंसडाउन है इनका कार्यकाल है 1888 से 1894। लॉर्ड लेंसडाउन के बाद आगे अगर आप आएंगे तो आगे है आपको लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल है 1894 से 1898, 1894 से 1898। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद आगे है आपको लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कालखंड है 1898 से 1905। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल है 1905 से 1910, 1905 से 1910, 1905 से 1910। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद जो अगले वायसराय है वह है आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल है 1910 से 1916, 1910 से 1916। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद आगे है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल है वह है 1916 से 1921। और इसके बाद आगे है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। और लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल है 1921 से 1926। और रीडिंग के बाद है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल है 1926 से 1931, 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन के बाद अगर हम लोग देखें तो लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन। और जो लॉर्ड वेलिंगटन है इनका कार्यकाल है 1931 से 1936। और लॉर्ड वेलिंगटन के बाद आगे है लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो। और जो लॉर्ड लिन लिथगो है इनका जो कार्यकाल है वह है आपको 1936 से 1943, 1936 से 1943। और फिर आगे है लॉर्ड वेवेल। और लॉर्ड वेवेल की अगर हम बात करें तो लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल है 1944 से 1947। और फिर आगे है लॉर्ड माउंटबेटन। और जो लॉर्ड माउंटबेटन है उनका कार्यकाल है आपको 1947 से 1948, 1947 से 1948। समझ गए, यही वायसराय है। देखिए हम आपको जब ये चैप्टर पढ़ाना प्रारंभ किए थे तब पर भी हम आपको बोले थे इस चैप्टर में गवर्नर जनरल वायसराय का कालखंड, कार्यकाल, टाइम पीरियड याद रखना जरूरी है। और साथ ही साथ कौन घटना कब घटित हुई है ये बात तो आपको याद होना ही चाहिए। इतना बार आपको इतना अच्छा से मॉडर्न पढ़ाया गया है और साथ ही साथ जो है आपको इतना बार होमवर्क दिए हैं रिवीजन करने के लिए। अगर आप सच में हमारा बात माने होंगे और आप सच में कर रहे होंगे तो आपका ऑल क्लियर हो जाना चाहिए। समझ गए? तो अब आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग
के प्रथम वायसराय बने, इनके समय कई सारी घटनाएं घटित हुई है। इन्हीं के समय 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया है, और इनके समय जो 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया है, उस अधिनियम के तहत भारत से ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हुआ। भारत से ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हुआ, और भारत में जब ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हो गया तो आगे चलकर भारत में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना की गई। ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना हुई इन्हीं के समय 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। देखिए, अंग्रेजों ने भारत में शासन किया, और अंग्रेजों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया है। अंग्रेजों ने भारत में शासन किया, अंग्रेजों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया है। शुरुआती 100 वर्ष अंग्रेजी कंपनी ने शासन किया है। 1757 से 1857 अंग्रेजी कंपनी ने शासन किया है, और फिर बाद के 100 बरस, लगभग 100 बरस 1858 से 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन रहा है, ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा है प्रत्यक्ष तौर पर। ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन प्रत्यक्ष तौर पर भारत में रहा है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1858 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना हुई। और इन्हीं के समय मुगल सत्ता का अंत हो गया। 1858 में मुगल सत्ता का अंत हो गया, और इन्हीं के समय 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड अस्तित्व में आया है। और इंडियन पेनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में इस बात का विवरण मिलेगा आपको कि अगर आपने चोरी किया है तो उस चोरी के लिए क्या सजा है, अगर आपने किसी को चाकू मारा है तो उसके लिए क्या सजा है, अगर आपने किसी को गोली मारा है तो उसके लिए क्या सजा है। भारतीय दंड संहिता में यही है। तो जो भारतीय दंड संहिता है वह 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय ही आया है, और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1860 ईस्वी में भारत में पहली बार बजट पेश किया गया, और भारत में पहली बार बजट जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। और बजट की अगर हम लोग बात करें तो जो बजट होता है, सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। पहली बार बजट लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन नामक ब्रिटिश अर्थशास्त्री के द्वारा पेश किया गया था, और उन्होंने इस बजट के दौरान ही जो है आपको इनकम टैक्स, आयकर को इंट्रोड्यूस किया। और इनकम टैक्स आपके आय के ऊपर लगता है। अगर आपका इनकम जो है आपको 5 लाख से अधिक हो जाता है, 5 लाख से अधिक अगर आपका इनकम हो जाता है, तो आपके इनकम के ऊपर जो है सरकार आपसे टैक्स लेता है, वही इनकम टैक्स कहलाता है। मतलब ज्यादा, सीधा सोचिए ना, ज्यादा पैसा कमाने वाले लोगों से टैक्स सरकार लेता है, उसके इनकम पर, वही आपको इनकम टैक्स कहलाता है। और उस समय राजा महाराजाओं से, बड़े बड़े जमींदारों से इनकम टैक्स लिया जाता था, बड़े बड़े व्यापारी से, बड़े बड़े साहूकारों से इनकम टैक्स जो है आपको लिया जाता था। और अभी भी तो बड़े बड़े व्यापारी से, बड़े बड़े साहूकारों से इनकम टैक्स जो है आपको लिया जाता है। इसके बाद इन्हीं के समय 1861 ईस्वी में हाईकोर्ट अधिनियम आया, और 1861 ईस्वी में जब हाईकोर्ट अधिनियम आया तो फिर देश के भीतर अलग अलग शहरों में हाईकोर्ट का गठन होना प्रारंभ हुआ। तो फिर देश के भीतर अलग अलग शहरों में जो है आपको हाईकोर्ट का गठन होना प्रारंभ हुआ, हाईकोर्ट का गठन होना जो है आपको प्रारंभ हुआ। और फिर आपको इन्हीं के समय 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया, जिस अधिनियम के तहत भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली, संविभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत हुई है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली मतलब देख रहे हैं ना, देश में एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अपना मंत्री परिषद बनाया है,
और उस मंत्री परिषद के माध्यम से पूरे देश में शासन प्रशासन चलाया जाता है। यही तो पोर्टफोलियो प्रणाली है, यही तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत भी लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुई है। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसका संबंध जो है आपको लॉर्ड कैनिंग से रहा है। लॉर्ड कैनिंग के बाद अगले जो वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम की अगर हम लोग बात करें तो इनके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन अगर आपको स्मरण हो तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हम आपको वहाबी आंदोलन के विषय में पढ़ाए हैं। इस्लाम धर्म में होने वाला सुधारवादी आंदोलन वहाबी आंदोलन है। लेकिन वहाबी आंदोलन की अगर हम बात करें तो जो वहाबी आंदोलन था उसका जो स्वरूप था वह सांप्रदायिक था। वहाबी आंदोलन का स्वरूप सांप्रदायिक था क्योंकि वहाबी आंदोलन का लक्ष्य क्या था? वहाबी आंदोलन का लक्ष्य था भारत का इस्लामीकरण करना, भारत का इस्लामीकरण करना। तो वहाबी आंदोलन का जो नेचर था वह सांप्रदायिक था। इसी वजह से उस आंदोलन को ब्रिटिशों ने दबाने का प्रयास किया और भारतीय वायसरायों में जो आपको लॉर्ड एल्गिन प्रथम है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने ही वहाबी आंदोलन का दमन किया। वहाबी आंदोलन का दमन किया तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम को यह श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने वहाबी आंदोलन का दमन किया। एल्गिन प्रथम के बाद लॉर्ड जॉन लॉरेंस है जिनका कार्यकाल है 1864 से 1869। देखिए अंग्रेज बार बार हम बोल रहे हैं साम्राज्यवादी प्रकृति का था। अंग्रेजों ने जैसे नेपाल को जीतकर कंपनी के साम्राज्य में मिलाने को लेकर आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा, बर्मा को जीतकर अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य में मिलाने को लेकर के आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा, उसी प्रकार से भूटान को जीतकर कंपनी के साम्राज्य में मिलाने को लेकर आंग्ल भूटान युद्ध 1865 में हुआ। और जो आंग्ल भूटान युद्ध 1865 में हुआ है वह आंग्ल भूटान युद्ध 1865 में लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय हुआ है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय 1865 ईस्वी में भूटान का युद्ध हुआ है और उस युद्ध के माध्यम से भूटान को जीतकर ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का काम किया गया। इन्हीं के समय 1866 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा था। 1866 ईस्वी में उड़ीसा में भयंकर अकाल इन्हीं के समय पड़ा था और इन्होंने यानी लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाया और इन्होंने जो अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाया मतलब अफगानिस्तान में जैसे जो चल रहा है वैसे इन्होंने चलने दिया। तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के साथ जो हस्तक्षेप की नीति अपनाया उसे ही शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहा गया। शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहा गया। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के बाद जो अगले वायसराय बने हैं उनका नाम है आपको लॉर्ड मेयो। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के बाद जो अगले वायसराय बने हैं उनका नाम है आपको लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने भारत के देशी रियासत के राजा महाराजाओं के संतान को शिक्षित करने के उद्देश्य से राजस्थान के अजमेर में एक कॉलेज का निर्माण किया जिसे मेयो कॉलेज कहा जाता है। मेयो कॉलेज जो कि राजस्थान के अजमेर में है उसका गठन लॉर्ड मेयो के द्वारा ही जो है आपको किया गया और लॉर्ड मेयो के समय में ही पहली बार 1872 ईस्वी में भारत में जनगणना हुआ और लॉर्ड मेयो के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने किसानों को, भारतीय किसानों को सुविधा देने के उद्देश्य से कृषि नामक एक अलग विभाग का गठन जो है आपको लॉर्ड मेयो ने किया। और लॉर्ड मेयो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर स्थित सेलुलर जेल भ्रमण करने को लेकर गए हुए थे और
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल है, उसी का भ्रमण करने के लिए लॉर्ड मेयो गए हुए थे। शाम का समय था, झलफल था, मतलब अंधेरा हो गया था, और उस अंधेरा में जो है ये घूम रहा था जेल में। उस जेल में एक बंद कैदी था, उसका नाम था शेर अली अफगानी। शेर अली अफगानी। शेर अली अफगानी ने अंधेरा का फायदा उठाते हुए चाकू गोदकर, पेट में चाकू गोदकर इनकी हत्या कर दी। ये एकमात्र ऐसे वायसराय है जिनका पद पर रहते हुए हत्या किया गया है भारत में। लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसे भारतीय वायसराय है जिनकी हत्या पद पर रहते हुए की गई है। लॉर्ड मेयो के बाद अगले वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक बने हैं, जिनका कार्यकाल है 1872 से 1876। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में आया, और नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित किया गया। फिर इन्हीं के समय में स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और यूरोप के बीच दूरी में लगभग 7000 किलोमीटर की कमी हुई, और जब भारत और यूरोप के बीच दूरी में लगभग 7000 किलोमीटर की कमी हुई तो व्यापार में वृद्धि हुई। तो व्यापार में जो है आपको वृद्धि हुई। देखिए स्वेज नहर, अगर आप मानचित्र पर आएंगे तो स्वेज नहर जो है आपको, यहां आपको स्वेज नहर है, यहां आपको स्वेज नहर है, और जो स्वेज नहर है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है। भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ता है। स्वेज नहर के निर्माण होने से यूरोपीय व्यापारी अब भूमध्य सागर होते हुए, लाल सागर होते हुए, अरब सागर होते हुए भारत आ जाता था। लेकिन जब तक स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था तो यूरोपीय व्यापारी इस मार्ग का अनुसरण करता था, और इस मार्ग के जरिए जो है आपको भारत आता था। जब यूरोपीय व्यापारी इस मार्ग के जरिए भारत आता था तो स्वाभाविक सी बात है डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ता था। लेकिन जब स्वेज नहर ओपन हो गया तो भूमध्य सागर के रास्ते स्वेज नहर होते हुए, लाल सागर होते हुए भारत पहुंच जाता था, तो डिस्टेंस में कमी हो गई। भारत और यूरोप के बीच डिस्टेंस में कमी हो गई स्वेज नहर के खुल जाने से, और स्वेज नहर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय खुला है। और जब दूरी में कमी हुई तो भारत और यूरोप के बीच व्यापार में जो है काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिला है। और इसके बाद आपको जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक है, इनके शासनकाल के समय ही पंजाब का कूका आंदोलन हुआ, और पंजाब के कूका आंदोलन को इन्होंने दबाने का काम किया। और इन्हीं के समय 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, जो बाद में जाकर जो है आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद जो अगले भारतीय वायसराय हैं वह है आपको लॉर्ड लीटन। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद जो अगले भारतीय वायसराय हैं वे है आपको लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन का जो कार्यकाल है वह 1876 से 1880 है। लॉर्ड लीटन एक प्रतिक्रियावादी वायसराय था। इन्हें प्रतिक्रियावादी वायसराय इसलिए माना जाता है, लॉर्ड लिटन को प्रतिक्रियावादी वायसराय इसलिए माना जाता है क्योंकि लॉर्ड लिटन ने जितने भी काम किए, सभी के सभी काम भारतीयों के विपक्ष में जाकर ही किया, भारत के विपक्ष में जाकर ही किया। जैसे इन्होंने इनके समय भारत का लगभग हर भाग अकाल से गुजर रहा था। लोग दाने दाने को लेकर तरस रहे थे, लेकिन लोगों को, भारत की जनता को भूखे छोड़कर इन्होंने ब्रिटेन की महारानी को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान करने को लेकर 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें लाखों रुपया पानी के तरह बहाए गए, लेकिन
भारत के लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे थे और भूखे मर रहे थे। भारत के लोग भूखे, भारत के लोग मर रहे थे। तो जो लॉर्ड लिटन है, इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन कर लाखों रुपया पानी में बहाने का काम किया, लेकिन भारत के अकाल पीड़ितों को इन्होंने मदद नहीं किया। फिर इन्हीं के समय 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास जब हम आपको बता रहे थे तो वहां पर हम आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का चर्चा किए थे हम आपके साथ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वह 1878 ईस्वी में आया है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में इन्हीं के समय पारित हुआ। इन्हीं के समय 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिस अधिनियम के तहत भारतीयों से अस्त्र शस्त्र रखने के अधिकार छीन लिए गए। भारतीयों से अस्त्र शस्त्र रखने के अधिकार छीन लिए गए। और इन्होंने सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के अधिकतम उम्र 21 वर्ष को घटाकर 19 वर्ष कर दिया। 21 वर्ष को घटाकर 19 वर्ष कर दिया। मतलब लॉर्ड लिटन सभी काम भारतीयों के विपक्ष में जाकर ही किया। लॉर्ड लिटन सभी काम भारतीयों के विपक्ष में जाकर ही किया। लेकिन लॉर्ड लिटन के बाद अगले वायसराय बनकर लॉर्ड रिपन आए। लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड लिटन द्वारा लिए गए सभी निर्णय को निरस्त कर दिया। लॉर्ड रिपन ने लिटन द्वारा लिए गए सभी निर्णय को निरस्त कर दिया। सभी निर्णय को निरस्त कर दिया। जैसे लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। लॉर्ड रिपन के समय ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द हो गए और फिर से भारतीय भाषा में समाचार पत्र छपने प्रारंभ हो गए। तो यहां पर गौर फरमाना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ है लॉर्ड लिटन के समय और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द हुआ है लॉर्ड रिपन के समय। और इतना ही नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम को भी निरस्त कर दिया और फिर से भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार दे दिया। और साथ ही साथ लॉर्ड रिपन ने फिर से सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में वायसराय हुए। सभी वायसरायों में अगर देखा जाए तो सभी वायसरायों में जो है आपको सबसे लोकप्रिय वायसराय आपको लॉर्ड रिपन है। इन्हें ही भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और रिपन के समय से ही जो है आपको रिपन के समय से ही जो है आपको 1881 ईस्वी से भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई है। भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल से 1881 ईस्वी से हुई है। और इन्हीं के समय 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। इन्हीं के समय 1891 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। और प्रथम कारखाना अधिनियम के तहत बच्चों को शोषण से बचाने का काम किया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम का संबंध बच्चों से है। देखिए 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस, 8 बरस के बच्चों को अंग्रेजों के द्वारा खान या कारखाना में काम करवाया जाता था, उद्योग में काम करवाया जाता था। तो 1881 का जो कारखाना अधिनियम आया था, 1881 ईस्वी में जो कारखाना अधिनियम आया है उसे प्रथम कारखाना अधिनियम कहा जाता है। और जो प्रथम कारखाना अधिनियम है उसके तहत बच्चों को शोषण से बचाने का काम जो है आपको किया गया। तो कहीं ना कहीं रिपन भारतीयों के समर्थन में काम किया। रिपन के बाद अगले वायसराय की अगर हम लोग बात करें तो रिपन के बाद भारत के अगले वायसराय बनकर आए लॉर्ड डफरिन। जो लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888। डफरिन के कार्यकाल के समय ही 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। और डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना में मदद भी किया। और आगे चलकर 1886 ईस्वी में जब कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसमें
जितने भी कांग्रेसी शामिल हुए थे उन्हें लॉर्ड डफरिन ने भोजन करवाया था, जिसे गार्डन पार्टी कहा जाता है। शुरू में डफरिन कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, लेकिन बाद में जाकर डफरिन कांग्रेस की आलोचना करना शुरू कर दिया और कांग्रेस की आलोचना करते हुए डफरिन ने ही यह कहा था कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या या सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। और डफरिन की अगर आप बात करेंगे तो इन्हीं के समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और उस तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से बर्मा को पूरी तरीका से जीतकर ब्रिटिश कंपनी ने अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। ब्रिटिश कंपनी ने अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसका संबंध जो है आपको लॉर्ड डफरिन से रहा है। लॉर्ड डफरिन के बाद जो अगला भारतीय वायसराय है उनका नाम है आपको लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड डफरिन के बाद जो अगला भारतीय वायसराय है उनका नाम है लॉर्ड लैंसडाउन। और जो लॉर्ड लैंसडाउन है इनका कार्यकाल है 1888 से 1894। इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना है, इनके शासनकाल के समय 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम आया और इनके शासनकाल के समय 1891 ईस्वी में जो दूसरा कारखाना अधिनियम आया है, उस दूसरा कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं को शोषण से बचाने का प्रयास किया गया। महिलाओं को शोषण से बचाने का प्रयास किया गया और इन्हीं के समय 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम आया, जिसके तहत लड़की के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। और इन्हीं के समय 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया और इन्हीं के समय 1893 ईस्वी में ड्यूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। और 1893 ईस्वी में जब ड्यूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था तो उस समय ड्यूरंड रेखा का निर्धारण भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था, जबकि वर्तमान में ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो कि आपको लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ है। लॉर्ड लैंसडाउन के बाद अगले वायसराय है आपको लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड लैंसडाउन के बाद अगले वायसराय है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अब लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की अगर हम बात करें तो जो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय है, इनका मानना था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और भारत की रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है। और इन्होंने भारत को लेकर यह भी कहा है कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य की धूड़ी है। हम यानी ब्रिटिश सरकार भारत को नहीं खोना चाहते हैं। हम अन्य राज्यों को, अन्य देशों को खो सकते हैं, लेकिन भारत को हम नहीं खोना चाहते हैं। और अगर हम भारत को खो देते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। यानी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शब्दों में अगर हम लोग देखें तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय इस बात को बतला रहा था कि अंग्रेजों के लिए भारत काफी महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों के लिए भारत काफी महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का दोनों स्टेटमेंट आप याद रखिएगा और मेरे ख्याल से नोट में उनका दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद जो अगले वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड कर्जन, जिनका कार्यकाल है 1898 से 1905। अब हम लोग लॉर्ड कर्जन के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप लॉर्ड कैनिंग से लेकर के एल्गिन द्वितीय तक एक बार पढ़िए, तो पढ़िए जल्दी। पढ़िए।